इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ आज के दौर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड। पुराने ज़माने में सिर्फ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती थी, अब इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन ये मिक्स होकर टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा रहे हैं और ज़्यादातर लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें किताब हमें बताएगी कि आईटी क्या है, किताब बताएगी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स क्या हैं, फिर किताब चलते 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 हमें ये बता रही होगी कि चीज़ें किस तरह से काम करती हैं, आईटी का मतलब क्या है, डाटा वेयर हाउस क्या होते हैं, फिर आईटी की सिक्योरिटी क्या है, फिजिकल सिक्योरिटी क्या है। तो किताब बस किसी भी तरफ से चलती चली गई और आईटी के बारे में जो मिलता गया वो उठा के बयान करते गए। तो सुनते हैं इन्हें। वो कहते हैं ओवर द ईयर मशीन ने इंसान को रिप्लेस कर दिया मैकेनिकल का टास्क के लिए, और कंप्यूटर तो बड़े जालिम हो गए और इंसान को खाई जा रहे हैं। और आईटी जो है वो इस तरह से टेक्नोलॉजिकल चेंज का ह्यूज इंपैक्ट है प्रोडक्ट सर्विसेज और फलाना चीज़ों के ऊपर, और कंपनियों को टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स वगैरह को देखता रहना होगा, अपने डिज़ाइन अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करना होगा। ये वाली बातें हमने थोड़ा सा चैप्टर 5 के स्टार्ट में भी पढ़ी हुई थी। टेक्नोलॉजिकल चेंज का कंपनी के स्ट्रक्चर्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशन में डाउन साइजिंग हो जाती है। डाउन साइजिंग का लफ्जी मतलब है रिसोर्सेस कट करना। कई लोग गलत फहमी में डाउन साइजिंग कहते हैं सिर्फ एम्प्लॉयज़ माइनस करने को। सिर्फ एम्प्लॉयज़ माइनस करना डाउन साइजिंग नहीं है। एक इदारे के 10 ब्रांचेज हैं, वो 6 कम कर लेगी, ये भी डाउन साइजिंग है। 3 मशीनों पे काम होता था, एक मशीन से काम शुरू कर दें, डाउन साइजिंग है। कमरे में 40 कुर्सियाँ थी, 13 रह जाए, डाउन साइजिंग है। 10 टीचर्स थे, 5 चल रहे हो, डाउन साइजिंग है। डाउन साइजिंग इसका मतलब आप जब भी रिसोर्सेज कट करते हैं, आईटी डाउन साइजिंग करा देती है। आईटी की वजह से आपकी रिक्वायरमेंट्स कम हो जाती हैं, आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स कम हो जाती है, आपकी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट्स कम हो जाती हैं। तो आप अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ को रिड्यूस कर देते हैं, कम लोगों के साथ, कम मशीन्स के साथ, कम रिसोर्स के साथ चल रहे होते हैं। तो आईटी डाउन साइजिंग की तरफ लेके जाती है। फिर आईटी डीलेयरिंग करती है। डीलेयरिंग कैसे करती है। एक कंपनी की 1000 ब्रांचेज हैं, हर ब्रांच के ऊपर एक मैनेजर है। मैनेजर जो है वह 1000 मैनेजर रिपोर्ट करते हैं 100 मैनेजर्स को, जो कि इन 1000 मैनेजर्स डाटा लेके ऊपर वालों को फॉरवर्ड करते हैं। फिर ये 100 मैनेजर अपने से ऊपर 10 मैनेजर्स को रिपोर्ट करते हैं, 10 मैनेजर अपने से ऊपर 2 मैनेजर्स को रिपोर्ट करते हैं और 2 वो ऊपर को रिपोर्ट करता है। जब दरमियान के मैनेजर्स ने सिर्फ नीचे वालों से डाटा पकड़ के सिर्फ ऊपर वालों को देने और आईटी मौजूद है, तो वाई नॉट कि वो 1000 ब्रांच मैनेजर्स डायरेक्टली अपने से ऊपर के 10 मैनेजर्स को रिपोर्ट करें। हर 100 ब्रांचेस का डाटा एक बंदे के पास आता हो और 10 मैनेजर सारा काम चला लें, दरमियान के 100 मैनेजर्स माइनस हो जाएं। ये लेयर्स थी। नीचे के लोग 1000 मैनेजर्स, 100 मैनेजर्स, 10 मैनेजर, 2 मैनेजर, ऊपर आपने एक लेयर बीच में से माइनस कर दी। इसको कहते हैं डी लेयरिंग, कि आप रिमूव कर देते हैं। रिमूविंग वन और मोर लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। डी लेयरिंग पॉसिबल है जब आप अच्छी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। जब डिवाइसेस यूज़ होती हैं तो डी लेयरिंग हो जाती है। जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था, टीचर ने क्लास में पढ़ाया, उसके बाद चला गया, फिर बच्चे टीए के पास गए, हमें ये नहीं समझ आ रहा, फलाना टीए कहता था अच्छा ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। अब क्या हुआ, टीचर पढ़ा के जाता है, बच्चे सारे व्हाट्सएप में हैं, टीचर व्हाट्सएप में, बच्चे वहाँ पे व्हाट्सएप पे सवाल पूछते हैं, तो ये सवाल टीचर वहाँ पे जवाब दे देता है। तो फिर टीए बेचारा जो है वो उसकी पोजीशन फारिग हो जाती है। तो अक्सर टीचर सोचते हैं कि फिर हमें टीए की क्या ज़रूरत है। फिर टीए सिर्फ टेस्ट बना रहा होता है और उनके आईटी को देख रहा होता है, बाकी जो टीए का ट्रेडिशनल रोल है वो कम हो जाता है। अ सॉर्ट ऑफ उसकी रिडंडेंसी हो जाती है, डी लेयरिंग हो जाती है। रीस्ट्रक्चरिंग, ऑर्गेनाइजेशन की रीस्ट्रक्चरिंग काफ़ी बेहतर हो जाती है। जब आईटी होती है तो आप हॉरिजॉन्टली भी मुख्तलिफ इदारों को आपस में मर्ज कर सकते हैं, वर्टिकली भी नीचे का डिपार्टमेंट ऊपर का डिपार्टमेंट दोनों को जोड़ दिया, 2 पोजीशन जोड़ दी, तो आप डिफरेंट फंक्शंस, सेक्शंस, डिपार्टमेंट्स को मर्ज कर देते हैं। डाटा अवेलेबिलिटी की वजह से बहुत सारे आपके अलग अलग रीजन के अलग अलग जोन्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें कंबाइन की जा सकती हैं। डन। आउटसोर्सिंग और वर्चुअल कंपनी। आउटसोर्सिंग और वर्चुअल कंपनी समझाने के लिए मैं एक छोटी सी केस स्टडी दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, बिजनेस का नाम है मेरी चेयर्स प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांड है जी मेरी चेयर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये कुर्सियां बनाते हैं और कुर्सियां बनाने में बहुत मशहूर हैं, बड़ी हाई क्वालिटी की कुर्सियां बनाते हैं और इनकी कुर्सियां पूरे पाकिस्तान में बहुत मशहूर हैं। फ़र्ज़ करें अचानक से एक बिजनेस इन्हें आके कहता है कि जी हमने आपसे 2000 डाइस बनवाने हैं। 2000 डाइस बनवाने, कितने बनवाने हैं, मेरी एग्जांपल में इतनी सारी फिगर्स लिखी हुई हैं, 4000, 3000, 2000, हाँ जी 2000 डाइस बनवाने हैं। 3000 डाइस है, ठीक है, हाँ जी 3000 डाइस है। तो 3000 डाइस बनवाने हैं हमने और आप ही हमें बना के दे दें।
अब अगर ये अक्लमंद कंपनी है तो इनकार नहीं करेगी अपने कस्टमर को। हालांकि इन्हें डाइस बनाने नहीं आते, इनको तो कुर्सियाँ बनानी आती हैं, इनके पास मशीनें कुर्सियों वाली हैं, उनके पास मजदूर कुर्सियों वाले हैं, इनको पता है कि कुर्सियाँ कैसे जोड़ी जाती हैं, डाइस का क्या डिज़ाइन होता है, डाइस कैसे होता है ये नहीं आता। लेकिन 3000 डाइस का ऑर्डर कौन छोड़े। तो हुआ ये कि आपके पास ये जब बड़ा ऑर्डर आया तो आपने वो ऑर्डर ले लिया और आप पहुंचे उस इलाके के किसी छोटे कारपेंटर के पास। ये कंपनी वाले पहुंचे छोटे कारपेंटर के पास और उसको जाके कहा कि जी हम एक बहुत बड़ा ऑर्डर तुम्हें देंगे, लेकिन हमारी पसंद की क्वालिटी का काम होना चाहिए, हमारी पसंद के रेट पे। उसको कहा कि जी हम जो है वो आपसे डाइस बनवाना चाहते हैं। उसने कहा जी डाइस मैं आपको 4000 में बना दूंगा। इन्होंने कहा नहीं 4000 नहीं, हमने बल्क में बनवाने हैं। उसने कहा अगर आप 100 डाइस बनवा रहे हैं तो मैं आपको 3000 में बना दूंगा। 100 नहीं है, 3000 डाइस है, या इतने 1000 डाइस हैं, ये 1000 डाइस है, व्हाट्सएवर। तो उसने कहा नहीं जी ये बाबूजी सही नहीं पड़ता। आपने कहा चलो ठीक है मैं किसी और उसके पास चला जाता हूँ, तरखान के पास। उसने कहा अच्छा चलें बैठे। बैठ के बातचीत ये हुई, उन्होंने कहा जी 2000 रुपये में मैं आपको डाइस बना दूंगा। छोटा बिजनेस है, उसका किराया भी कम है, उसका मजदूर भी सस्ता है और उन लोगों को बहुत ज़्यादा लालच भी नहीं है, उनके ओवरहेड्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है। वो आपको 2000 रुपये में बड़ा खूबसूरत डाइस बना के दे देगा। कंपनी ने कस्टमर से, जिसने आके कहा था मुझे इतने 1000 डाइस बना दो, उसको कहा कि आपको क्या क्वालिटी चाहिए, क्या ब्रांड चाहिए, उस पर क्या लिखा हुआ होना चाहिए, किस रंग का होना चाहिए, सारी चीज़ें ली और उसको कहा जी आपको हम आपके लेवल की क्वालिटी इंश्योर करके देंगे, आपको हम अपने ब्रांड की जैसे कुर्सियाँ हमारी इसी तरह से हम आपको डाइस भी बना के देंगे। पैसे उसने कहा जी बताएं। इन्होंने कहा जी हमारी कंपनी तो ब्रांडेड कंपनी है और हम ब्रांडेड काम करते हैं, 4000 रुपये दे दें। वो कहा नहीं 4000 बहुत ज़्यादा, देखो ना इतने 1000 डाइस का ऑर्डर। उन्होंने कहा अच्छा चलें ठीक है आपको 3000 में कर देते हैं। अब देखें आप कस्टमर हैं, आपको तो हम इस तरह से नहीं वो कर सकते मायूस। 3000 में उनसे डन किया, 2000 में इससे डन किया। उस ड्यू डेट पे इनसे डाइस उठाए और उनको पहुंचा दिए। लोगो भी अपना लगा हुआ। और जाहिर है वो छोटा जो वो तरखान है वो बेचारे के पास इतना ग्राहक नहीं है, वो किस तरह से करे। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं आउटसोर्सिंग। आप अपना काम आउटसोर्स कर देते हैं किसी और बिजनेस को, उससे करवा के और बाद में आप अपने लोगों से भी उसको बेच देते हैं या आप अपने अंडर उसे ले आते हैं। तो इससे होता ये है कि आपका बिजनेस बढ़ जाता है, आपकी डायमेंशंस बढ़ जाती हैं। तो ये आउटसोर्सिंग, तो आउटसोर्सिंग जो है वो क्यों करते हैं, आउटसोर्सिंग से आप अपने कोर काम पे फोकस कर सकेंगे। आपको कुर्सियाँ बनानी आती हैं, आप कुर्सियाँ बनाते रहें, कुर्सियों के फोम बनाते रहें, कुर्सियों का मटेरियल बनाते रहें। आप मत ध्यान दें डाइस बनाने पे, ना आप मशीन वो लेके आएँ। जब डाइस बनाने वाले लोग मौजूद और अच्छा बनाते हैं, ओनली यू हैव टू डू इज के फाइंड करें अच्छे सप्लायर्स कौन से हैं, फाइंड करें कौन अच्छी क्वालिटी का काम करते हैं। एक चेक एंड बैलेंस रखें, आपका नुमाइंदा जाके एक एक चीज़ को चेक करे और फिर वहाँ से वो ऑर्डर उठाएं। अगर ये आप सब करेंगे तो ज़बरदस्त होगा। तो एंटिटी आउटसोर्स वो काम कर दे जिसमें उन एंटिटीज़ को काम फॉरवर्ड कर दे जिनका काम है डाइस बनाना, और जो अपना काम कर रहे हैं उस पर वो करें। स्पेशलिस्ट स्किल चाहिए, शायद हमारे पास वो चीज़ नहीं, हम उस काम को आउटसोर्स करवा लें। क्लियर हो गया। प्रॉब्लम क्या है, कंट्रोल लूज हो सकता है, कस्टमर ख़राब हो सकता है। अगर आपके उस छोटे बिजनेस को पता लग गया आपके कस्टमर के बारे में तो वो डायरेक्ट हो जाएगा। और अगर कस्टमर को पता लग गया कि हमने किसी छोटे बिजनेस से काम करवाया था तो हमारी काफ़ी, तो दुनिया में आउटसोर्सिंग बहुत चलती है, बड़ी बड़ी कंपनियां आउटसोर्सिंग करवाती हैं, चूँकि किसी के पास भी इतने बड़े सेटअप नहीं होते जितनी बड़ी बड़ी प्रोडक्शंस कर रही हैं। पाकिस्तान में इतनी सारी कपड़ों के इतने सारे ब्रांड्स हैं जो छोटे लेवल पे कुछ फैक्ट्रियां बना के कुछ छोटे से जो दर्जी हैं जो बहुत ज़्यादा ब्रांडेड नहीं है बेचारे, उनसे काम करवाते हैं और वो अपने ब्रांड चला रहे हैं। और लेवाइस तो जीती जाती एग्जाम्पल है, इंटरनेशनल ब्रांड है, पिंडी भटिया में फैक्ट्री लगी हुई है। 90% ऑफ दुनिया की लेवाइस पाकिस्तान पिंडी भटिया से जाती है। और अगर कह दें कि पिंडी भटिया की कंपनी है, कोई भी नहीं लेगा। हम कहेंगे क्रिसेंट बहुमान लिमिटेड की वो है, कोई भी नहीं लेगा। हम कहेंगे लेवाइस की है, वो कहेंगे लेवाइस, बस ठीक है लेवाइस। तो आउटसोर्सिंग दुनिया में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। जब आउटसोर्सिंग इतनी कॉमन है, जब इस चेयर वाले ने डाइस बनाया तो किसी दिन एक कस्टमर ने कॉल करके कहा कि आप हमें स्कूल फर्नीचर बना देंगे, स्कूल के लिए हमें बेंचेस चाहिए, स्कूल के लिए जो है वो हमें दीवारों पे लगे हुए बोर्ड वगैरह चाहिए। इन्होंने कहा अच्छा, किसी से रब्ता किया, उसने कहा जी मैं बना दूंगा। इन्होंने कहा जी आ जाओ, मसले कोई नहीं। किसी दिन किसी ने कहा कि जी हमें अपने घर के लिए वो चाहिए, बेडरूम का फर्नीचर चाहिए। उन्होंने कहा जी कोई मसला नहीं, हम बना देते हैं।
तो अब इनसे कोई घर का फर्नीचर मांगे, कोई सोफ़े वगैरह मांगे, कोई डाइनिंग टेबल मांगे, कोई कुर्सियाँ मांगे, कोई रोस्टम मांगे, कोई कुछ भी मांगे, ये हमेशा हाँ कर देते हैं। शुरू में तो क्या होगा, 2-3 दफ़ा जाएंगे उस बिज़नेस प्लेस पे, उसको जी नहीं, असल में ब्रांड्स पे कौन शक करेगा, कोई जाके देखता है पीछे फैक्ट्री कहाँ है। बाटा, सर्विस, इन सब के जूते लाहौर में छोटी छोटी सी कंपनियां बेचारे अपने छोटे छोटे यूनिट लगा के बनाई जा रहे हैं और लोगों इनके लगे जा रहे हैं। तो बिजनेसेस एक दफ़ा नाम बन जाए तो फिर आउटसोर्सिंग बहुत करते हैं। फिर आउटसोर्सिंग की एक्सट्रीम फॉर्म ये होती है कि आपको जब हर ऑर्डर ही मिल रहा है, तो शुरू में आपने क्या किया, 10-12 बंदे पक्के कर लिए, अब आपको जब ऑर्डर मिलेगा आप उनको वो करेंगे। जब आपको ऑर्डर ही फ़ोन पे आना है और जब काम किसी और ने करना है, तो फिर मैं कुर्सियाँ भी छोड़ दूँ, कुर्सियाँ भी किसी और को दे दूँ और मैं सुकून से घर बैठ जाऊँ और मेरा फ़ोन चलता हो। तो कितना मज़ा आएगा कि एक बिज़नेस स्ट्रक्चर ये हो कि घर में एक लैपटॉप रखा हुआ हो, एक कमरा हो, वो मेरा ऑफिस बना हुआ हो, वहाँ पे मुझे कॉल आता हो, मैं ऑर्डर लेता हूँ, वहीं से सारा कंप्यूटर पे इधर उधर सबसे रब्ते किए फ़ोन पे, यार उसका माल उधर भेज दो, उसका माल उधर भेज दो, उसको ऐसे कर दो, वैसे कर दो, और घर बैठे बैठे बिज़नेस चल रहा है। फिर तो मेरे इदारे को फिज़िकल एग्जिस्टेंस की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो वर्चुअल कंपनी बन जाएंगे हम, फिर तो यशी है। दराज सारी चीज़ें खुद थोड़ी बेचता है, होम शॉपिंग सारी चीज़ें खुद थोड़ी बेचता है, ये तो मिडल मैन है। करीम अपनी गाड़ियाँ थोड़ी चलाता है, ऊबर अपनी गाड़ियाँ थोड़ी चलाता है। यानी जब इस लेवल पे होता है, भाई हो सकता है कि ये एक बंदा हो जिसको लोग रब्ता करते हो हमें टैक्सी किराए के लिए चाहिए, वो टैक्सी वालों से कहता हो कि जी टैक्सी किराए पे भेज दो, दरमियान में कमीशन लेता हो। फिर एक टाइम आया हो कि उसने फ़ोन लेने बंद कर दिया और ऐप बना दी हो। तो टेक्निकली आईटी के बाद आप वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चले जाते हैं, आपके इदारे की फिजिकल एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है और वर्चुअली आप सारे काम कर रहे होते हैं। आपने वर्चुअली सारे लिंक्स बनाए हुए होते हैं, सारे सप्लायर ये वो, किस किस के साथ कैसे चलना है, क्या करना है, और आप उन सबको मैनेज कर रहे होते हैं। मैं खुद वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन चला रहा होता हूँ, मैं क्लासों में पढ़ा रहा होता हूँ, पता लगता है कि जी वो वहाँ ऑनलाइन क्लास में ऐसे करके वो एडमिशन हो गए। कोई देख लेना अगर हमारा ऑफिस पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉलेज और सबसे छोटा ऑफिस, मतलब वी क्लेम कि हम पाकिस्तान का नंबर 1 नंबर्स में कॉलेज हैं। जो हमारा ऑनलाइन सेटअप है, जो तकरीबन कैफ के 6000 प्लस पेपर्स को पढ़ा रहा होता है, 2 मरले की एक जगह है, एक छोटी सी 2 मरले की जगह, उसकी बेसमेंट उधर हमने छोटे छोटे कैबिन्स बनाए हुए हैं, वहाँ पे स्टूडियो बनाए हुए हैं। तो 4 मंजिला वो है, एक छोटा सा, जैसे नहीं मार्केट में एक दुकान सी होती है किरियाने की और उसके ऊपर नीचे वो जगह बनी हुई होती है, इतनी सी जगह पे हमारा सारा ऑफिस है। और कहने को सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट, सबसे बड़ा ऑनलाइन कॉलेज। फिज़िकल में तो अभी आए हैं, तो फिज़िकल में आपको हो रहा है कि अच्छा ये तो अभी इदारा गरीब है, ज़रा आहिस्ता आहिस्ता वो कर रहा है, लेकिन स्टिल गुर्बत भी माशाल्लाह से अच्छी खासी रंग बिरंगी है। तो कहने का मतलब है कि दैट इज़ अ वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। हमें फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं चाहिए। हमारा टीचर स्टूडियो में जाके क्लास कराता है, कुछ टीचर ने अपने घर में स्टूडियो सेट कर लिया, वहाँ से क्लास कराते हैं। बच्चे अपने घर में वो रज़ाई से थोड़ा सा मुंह बाहर निकाल के मोबाइल रखा हुआ होता है, लेक्चर देख रहे होते हैं, बीच में कब सो गए कब उठ गए, दोबारा से लेक्चर रिज्यूम हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि बच्चे अपने घर बैठ के लेक्चर देख रहे हैं, टीचर अपने घर बैठ के लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम दरमियान में टेक्नोलॉजी से उनको कनेक्ट करवा रहे हैं। एक वेबसाइट है, ऐप है, उन पर सारी चीज़ें लिंक हो रही हैं और सारा काम चल रहा है। तो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कि आपका जब इस लेवल की आउटसोर्सिंग हो जाती है, मतलब हमारी एक टीचर है वो सऊदी अरब से क्लासें कराती हैं, हमारे एक टीचर यूके में रेजिडेंसी ले चुके हैं, वो वहाँ से कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लासेस करा रहे होते हैं। कोई इस्लामाबाद से करा रहा होता है, 2 टीचर कराची से क्लास करा रहे होते हैं, कुछ लाहौर से करा रहे होते हैं। तो हमारे अपने सामने भी नहीं बैठे होते अक्सर टीचर्स, और इदारा चल रहा होता है। तो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, उन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करें, कम्युनिकेशन और सारी चीज़ें, बीच में ऐप डालें, लिंक डालें। पुराने दौर की टेक्नोलॉजी थी फ़ोन, नई टेक्नोलॉजी है ऐप्स, लैपटॉप, सिस्टम्स, उनको कनेक्ट करें, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन बनाएं। तो आईटी सिस्टम और कम्युनिकेशन नेटवर्क चाहिए, और आपको कुछ कॉन्टैक्ट्स चाहिए, कुछ राब्ते चाहिए, कुछ लिंक्स चाहिए, और वहाँ से आप ये सारी चीज़ों को लेके चलते रहते हैं। अदर मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ऑनलाइन सोशल मीडिया, इसके ऊपर हम लोगों ने चैप्टर 5 में भी बातें करना शुरू की थी कि अब सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा बिजनेस चेंज हो गया। अब सोशल मीडिया की आपको सेंस चाहिए। हर किसी को इस वक्त अपने बिजनेस की सोशल मीडिया पे एग्जिस्टेंस चाहिए।
फिजिकल कॉलेज दिखने में जैसा मर्जी हो, उसका ऑनलाइन का पेज बड़ा मुतासर कौन होना चाहिए, वहाँ पे उसकी पोस्ट बड़ी मज़ेदार नज़र आनी चाहिए, वो नज़र आए कि वहाँ पे कुछ एक्टिविटी हो रही है, कुछ ना कुछ चल रहा है। तो अक्सर कॉलेजेस जो है, अब दूर बैठा एक बच्चा, उसको नहीं पता कि लाहौर में कौन सा कॉलेज किस साइज़ का है, कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है, लेकिन जो दिखता है वो बिकता है। तो फिर क्या होगा, सोशल मीडिया पे लोगों ने पैकेज लिए हुए होंगे, जो ग्रुप्स बहुत ज़्यादा चलते हैं उनको पैसे देंगे, उनसे कहेंगे दिन में 10 पोस्टें करेंगे, दिन में 3 पोस्टें करेंगे। ऑनलाइन सोशल मीडिया ज़रूरी है। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर भी बात करते हैं, बिग डाटा पे भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट होनी चाहिए। मेरा बड़ा दिल करता है कि जैसे ही मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में एक बच्चा सवाल पूछे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑफ़र एंड इन्विटेशन टू ऑफ़र। अब ये कॉमन सवाल है, ये मुझे पता ही सवाल कई दफ़ा होना है, कितना मज़ा आए कि ये सवाल आए और ऑटोमेटिकली इसका जवाब भी आ रहा हो। हमने एट नियर पर इस तरह का पैटर्न किया है कि हमने FAQs बना के रख दिए हैं। बच्चे ने लेक्चर देखा, अब लेक्चर देखने के बाद उसके जहन में सवाल आ रहे हैं, वो एक फोल्डर में जाता है, वहाँ लाइन से सवाल लिखे हुए होते हैं, उसके जहन में जो सवाल आया उस पर डबल क्लिक करता है तो मैं अचानक से हाजिर हो जाता हूँ और मैं कहता हूँ इस वाले में ये डिफरेंस है, इसमें ये डिफरेंस है। इससे और अच्छा हो जाए कि वो वहीं पे वीडियो के नीचे सर्च कर रहा हो, लिख रहा हो, टाइप, जैसे ही वो टाइप करे तो हमारा बॉट आइडेंटिफाई करे उसके चंद कीवर्ड्स और उसको कहे यार ये वाली वीडियो देखो, अगर फिर भी ना समझ आए ये नंबर है, इस पर मैसेज करो, जवाब आ जाएगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है आज के दौर में। जब इतनी ऑटोमेशन होनी है, जब चीज़ें इतनी लिंक होनी है, तो फिर हम एक्सपर्ट को सुला दें, एक्सपर्ट से कहें तुम एक दफ़ा बता दो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद सारा काम जो है ना। तो अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मुझे कोई बंदा मैसेज करता है, अब मैं व्हाट्सएप देखता ही नहीं, लेकिन ये मैं किस किस को बताऊँगा मैं व्हाट्सएप नहीं देख सकता। मेरे पास 4,500 अनरीड चैट्स है, क्योंकि मेरा नंबर लोगों को, वो मैं ग्रुप में जाता हूँ, कहते हैं जी आब्दी साहब का नंबर है, चलो इस पर मैसेज कर देते हैं। मैं सबको हमेशा अपना ऑफिशियली ईमेल कम्युनिकेट करता हूँ, मैं ईमेल्स डेली बेसिस पे अपनी देखता हूँ, उन सारों को रिस्पॉन्स दे रहा होता हूँ। अब व्हाट्सएप पे कोई अचानक से पहुँच जाए तो व्हाट्सएप पे मेरा एक असिस्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जैसे ही बच्चा मैसेज करता है तो फ़ौरन से व्हाट्सएप कहता है भाईजान गलत बंदे को मैसेज कर दिया है, ये भाई साहब व्हाट्सएप कोई नहीं देखते होते, तो अगर आपको बहुत ज़रूरी पैगाम देना है तो ईमेल है, और अगर आप ईमेल से बहुत आवाज़ आ रहे हैं तो ये एक और नंबर है जो इनके टीम मेंबर्स के पास है, आप इस पर वो करेंगे, मैसेज सर तक पहुंच जाएगा या आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो मैं सो रहा हूँ, एक बच्चे ने मैसेज किया और मैसेज का उसको खुद ही से जवाब मिल गया। दिस इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि ऐसे में आपको इंसान को काम नहीं करना, उसकी डिवाइसेस काम कर रही हैं। बात समझ आई? देन कम्स बिग डाटा। बिग डाटा इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि यकीन माने, मतलब जिद्दत की तरफ आए, बिग डाटा का जिक्र किया और 2 लाइनों में उसको निपटा दिया ना, मैं इतना तड़प के रह गया। आज का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है बिग डाटा। ह्यूज डाटा है, इतना डाटा है, इतने कंज्यूमर हैं, इतनी प्रेफरेंसेस हैं, इतने एक्शंस हैं, इतनी वर्किंग है, इतनी सारी चीज़ें हैं। वी नीड समवन जो बस सारों को इकट्ठा कर ले, सबको इकट्ठा करके इंटेलिजेंटली सोच ले कि क्या हो रहा है। आप जो बाइंग कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड है, आप जो सेल कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड है, आप सोशल मीडिया पे जो एड्स देख रहे हैं उसका रिकॉर्ड है, आप जिन ग्रुप्स को ज्वाइन कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड है। मार्केटिंग कंपनीज अगर ये सारा डाटा पकड़ के एक्सट्रैक्ट करें और इसमें से देख लें कि एक स्टूडेंट जो कि इस एज का है वो ये वाली प्रोडक्ट खरीदता है तो साथ में ये प्रोडक्ट भी खरीदता है, तो उससे क्या होगा, वो ये 2 प्रोडक्ट्स इकट्ठी बेचना शुरू कर देंगे, उन 2 के ऊपर मार्जिन रख देंगे। मेरे पास डाटा, मैंने कहा जी 6,000 स्टूडेंट्स हैं, वो 6,000 स्टूडेंट्स को मुझे एनालाइज करना है, मेरे पास 6,000 स्टूडेंट और मैंने उस डाटा को इस्तेमाल नहीं किया तो बड़ी गलत बात है। मैं देखूँ उसका ट्रेंड क्या है, मैं देखूँ लाहौर के कितने, लाहौर से बाहर के कितने हैं। यानी कि लाहौर में होते हुए एक बच्चा लाहौर के ही एक कॉलेज से अगर ऑनलाइन क्लास ले रहा है तो इसका कुछ खास मतलब है। इसका मतलब है कि पॉपुलेशन अब इतनी सुस्त हो गई है कि वो अपने शहर के कॉलेज तक भी उठ के नहीं आ सकते। 20% लोग हमारे पास लाहौर के होते हैं, जबकि हम लाहौर में ही मौजूद होते हैं। तो लाहौर के लोग भी एक बड़ी तादाद में ऑनलाइन क्लास ले लेते हैं। इसका मतलब ऑनलाइन क्लास में कुछ ख़ास बात है, वो ऐसी ख़ास बात है कि उनको टीचर वो पॉज कर सकते हैं। आप मेरे सामने बैठा है, मुझे पॉज नहीं कर सकते, ये रिकॉर्डेड वाले फ़ौरन से पॉज करके कहेंगे हाँ ईजी हो गया, रिलैक्स हो गया, चाय शाय पी के आता हूँ, ज़रा घूम फिर के आता हूँ, फिर बाद में लेक्चर प्ले करूँगा। बाद में कभी उसने लेक्चर प्ले ही नहीं करना। तो इसका मतलब है कि हमें कंज्यूमर की प्रेफरेंस पता लग गई कि कंज्यूमर जो है वो उसको पसंद कर रहा है या उन ट्रेंड्स वगैरह को। तो अगर मैं एनालाइज करूँ, फॉर एग्जांपल मैं टाइम टेबल बना रहा हूँ, टाइम टेबल बनाते हुए अगर मुझे यही नहीं पता कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा सब्जेक्ट उठाया जाता है, फिर तो अगर मेरे पास 6,000 बच्चों का डाटा है, मैं उसको एनालाइज करूँ और मैं देखूँ कि कौन से पेपर के साथ कौन कौन से उठाए जाते हैं।
बच्चों के क्या कम्बिनेशन बनते हैं। तो फिर हम जब फिजिकल में भी टाइम टेबल बनाते हैं तो फिर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या फ्लो आना है, किस किस तरतीब से आना है, किस सब्जेक्ट का किसके साथ क्लैश नहीं डलना चाहिए। अब अल्लाह का शुक्र है कि टाइम टेबल इस तरह से बना हुआ है कि स्टूडेंट्स फेसबुक पे आके कहते हैं सर मेरा ये कम्बिनेशन नहीं बन रहा, तो मैं कहता हूँ क्या बात कर दी, तो वहीं पर मैसेज में कहता हूँ यार इसके साथ ये बैच जोड़ो, बन जाता है कम्बिनेशन। तो वो बिग डाटा को इस्तेमाल किया, डाटा को देखा समझा। ये तो बहुत छोटी सी एग्जांपल है, कंपनियों के पास तो बहुत बड़ा बड़ा डाटा है। हाइपरस्टार, उनके पास लोग जो शॉपिंग कर रहे हैं, मतलब उनके पास हर कस्टमर का बिल जनरेट हो रहा है, वो ये ज़रूर देख सकते हैं कि हर वो बंदा जो आटा खरीद रहा है क्या उसने कपड़े खरीदे या नहीं खरीदे। हर वो बंदा जो आटा खरीद रहा है सस्ता वाला गवर्नमेंट का, वो ऑयल कौन सी कंपनी का खरीद रहा है, तब ताकि ये पता लग जाए व्हाट आर द प्रोडक्ट जो महंगी भी खरीदी जा सकती हैं, व्हाट आर द प्रोडक्ट जिसमें बंदा लड़ेगा। तो आपको ये समझ आ जाएगा पैटर्न। तो बिग डाटा इस के फेसबुक के पास अन्य डाटा है, वो लोगों के प्रेफरेंसेस समझे, गूगल के पास डाटा है, याहू के पास डाटा है, मुख्तलिफ मेल अकाउंट्स वालों के पास डाटा है, चैट जीपीटी के पास भी तो डाटा ही है। वो सारे उस डाटा को इस्तेमाल कर रहे हैं, उस डाटा की मदद से सारी बात हो रही है। तो बिग डाटा इज़ के एक्सट्रीमली लार्ज डाटा सेट्स हैं जो गैदर, एनालाइज और कंप्यूटेशनल हो रही है ताकि आप पैटर्न, फैशन, ट्रेंड्स, एसोसिएशन, प्रेफरेंसेस इन सबको देख सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मानते हैं कि एक स्टूडेंट ग्रुप ए में है तो ज़ाहिर है वो ग्रुप ए के पेपर लेगा। सरप्राइजिंगली ग्रुप बी का एक पेपर उसके साथ एम ही चल पड़ता है, कंपनी लॉ। वो अगर ग्रुप, उन्होंने 2 पेपर भी दिए ना, 2 पेपर देने के बाद ये यकीन कामिल रखना कि 2 के दोनों निकल जाएंगे और मैं ग्रुप बी में चला जाऊंगा, ये आसान बात नहीं आई कैप में। बट एक बच्चे ने पीछे दिए 2 पेपर और अब ग्रुप ए के उसने 2 पेपर उठाए हैं, तो असूलन मैथमेटिकली स्पीकिंग उसका ग्रुप बी का पेपर उठाना नहीं बनता जब तक रिजल्ट ना आ जाए। लेकिन बच्चा एक पेपर उठा लेता है। हमारे पास कंपनी लॉ यहाँ पे 80% अकेला एडमिशन है, सिर्फ कंपनी लॉ, क्योंकि ग्रुप ए वाला बच्चा वो पेपर उठा रहा है। कंपनी लॉ के आसपास उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेपर्स हैं, वो कोई नहीं उठा रहा। कंपनी लॉ उठाया हुआ 80% लोग अकेले सिंगल कंपनी लॉ में एडमिशन। क्यों? क्योंकि वो ग्रुप ए के पेपर दे रहे हैं। ग्रुप ए के पेपर देते हुए उन्होंने, मतलब अगर 2 पेपर या 3 पेपर दिए हैं, 3 पेपर हैं तो उनको बहुत ज़्यादा लग रहा है कि पास हो जाएगा, तो उन्होंने एक ग्रुप ए से उठाया, एक ग्रुप बी से कंपनी लॉ उठा लिया और देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। पीछे अगर 3 में से एक रह गया तो वो उठा लेंगे और 3 कंटिन्यू कर लेंगे। जिसने 2 दिए हुए हैं उसने कंपनी लॉ उठा लिया। अब क्या होगा, रिजल्ट आने पे जिसने 3 में से 2 पास कर लिए, वो तीसरा बचा हुआ, चौथा जो नहीं लिया था ग्रुप ए का, जो कि ज़्यादातर कॉस्ट होता है, और ले लेगा कंपनी लॉ, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली कम्बिनेशन बनता है कॉस्ट, कंपनी लॉ और एक आध पेपर जो पीछे से उन 3 में से बच गया। अच्छा, वो बच्चा जिसने 2 पेपर दिए और दोनों ही नहीं निकले, वो क्यों ले रहा है कंपनी लॉ इस वक्त? या आपको लगता है वो आके फ्रीज कराएगा? वो नहीं कराएगा। वो कहेगा कंपनी लॉ छोटा सा सिलेबस है, 2.5-3 महीने में ख़त्म हो जाता है, रिजल्ट आते आते 1.25 महीना 1.5 महीना आई कैप लगा देता है, तो कोई बात नहीं, मैं कंपनी लॉ की एक दफ़ा क्लासें लेके रख लूँगा, जब अगली दफ़ा जाके 4 पेपर उठाऊँगा तो 3 की क्लासें लूँगा और चौथा में जाता होगा। अब मैथमेटिकली या लॉजिकली वो बच्चा गलत कर रहा है, बट अगर मैं ऐसे नहीं समझूंगा तो मैं अपने टाइम टेबल को सही से नहीं बना सकूंगा। भाई बच्चा गलत कर रहा है, हम उसे समझाएं ज़रूर, मैं पहले दिन क्लास में कहूँगा कि गलत अप्रोच है, लेकिन बीइंग अ बिजनेस हमने इस पैटर्न को समझना तो है। ये पैटर्न हमें बिग डाटा से पता लगेगा, इस ब्लॉटेड डाटा से पता लगेगा कितने बच्चे किस तरह से क्या कर रहे होते हैं, किस तरह से अपीयर हो रहे होते हैं। इवन आई कैप का जब रिजल्ट आता है उससे बड़े सारे स्टैट्स पता लगते हैं। आई के पी बताता है कौन, कितने लोग इस पेपर में अपीयर हुए, कितने पास हुए, फिर वो पास होने वाले बच्चों की एक लिस्ट भी देता है, 3-2 के पैटर्न भी नज़र आते हैं, तो ये भी समझ आ जाता है कि कितनी पॉपुलेशन कितने पेपर्स में थी और कितनी पॉपुलेशन के अब कितने पेपर्स रहते होंगे। आप 100% ऑफ द पॉपुलेशन को गेज कर सकते हैं। जिसका नहीं नज़र आ रहा वो या अटैम्प्ट नहीं दिया या दिया और फेल हो गया सारे पेपर्स में, तो आप उसको काउंट करें वो 0 पे बैठा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कौन से पेपर में अगली दफ़ा रश पड़ने वाला है और आप उसके हिसाब से प्लानिंग कर सकते हैं। ये तो वो इस्तेमाल है जो मैं कर रहा हूँ एक छोटे बिजनेस में, दुनिया बड़ा कुछ कर सकती है इसका। तो यहाँ इसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए थी। फाइनल में इसके ऊपर बड़ी अच्छी खूबसूरत डिस्कशन है, कैफ में उन्होंने बस झटका ही करा दिया। खैर, हम क्यों दुखी हूँ। आईटी के फ़ज़ाइल बयान किए हुए, यकीन माने कोई पढ़ने वाली बात नहीं है। वो कह रहे हैं इंप्रूवमेंट है प्रोडक्ट्स में, आईटी ने मेथड ऑफ कम्युनिकेशन बदल दिए, इंटरनेट बड़ा मेजर सोर्स है, आईटी की चेंजेस का सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है बिजनेस पे, आईटी को देखना चाहिए, बिजनेस को आईटी से लड़ना नहीं चाहिए, आईटी को अडॉप्ट करना चाहिए। डन। इंफॉर्मेशन सिस्टम,
इंफॉर्मेशन सिस्टम फिर वो निज़ाम है जो कि इंफॉर्मेशन की रिसीविंग, प्रोसेसिंग और उन सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। तो इन्होंने कुछ लेयर्स दी हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम की। कहते हैं इदारे में जो सबसे बेसिक लेवल का सिस्टम होता है वो टीपीएस होता है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसमें सिर्फ डे टू डे की एंट्रियाँ रिकॉर्ड होती हैं। आप जाके आपने कपड़े खरीदे, उन्होंने फ़ौरन से सेल रिकॉर्ड कर दी। आपने कोई चीज़ बाय की, फ़ौरन से इनवॉइस जनरेट हो गई। कंपनी में कोई ट्रांजैक्शन हुई, उन्होंने फ़ौरन से डेबिट क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया। टीपीएस एक ऐसा सिस्टम है जो डे टू डे रूटीन ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करता है। फिर आता है एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये डे टू डे की मतलब टीपीएस इसके डेली का आपका अटेंडेंस का रिकॉर्ड, डेली का टीचर आया था या नहीं आया था, डेली का टीचर ने कौन सा चैप्टर पढ़ाया था, इसका रिकॉर्ड। एमआईएस क्या है? टीपीएस के डाटा की समरीज उठा के टेबल फॉर्म में आ जाएगी, यानी डे एंड पे मुझे टेबल पता लग जाएगा आज के दिन में टोटल एडमिशन कितने हुए। टीपीएस क्या कर रहा था? हर बच्चे का एडमिशन अलग से रिकॉर्ड कर रहा था। तो अगर मैं टीपीएस पे जाऊंगा तो मुझे एक ट्रांजैक्शन नजर आएगी कि ये वाला बच्चा है, इसने कंपनी लॉ और एमएफए में एडमिशन कराया है, ये वाले और ये वाले बैच में। ये टीपीएस है जो डे टू डे ट्रांजैक्शन दे रहा है। एमआईएस क्या होगा? डे एंड में मुझे समरी नजर आएगी कि आज के दिन में एमएफए में ये 24 नए एडमिशन हुए, आज के दिन में कंपनी लॉ में ये 30 नए एडमिशन हुए, इन बच्चों ने इतने पेपर उठाए, इन बच्चों ने इतने पेपर उठाए। तो टीपीएस की जो समरी जनरेट होगी वो एमआईएस है। क्लियर? तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में जो एंट्रियां कर रहे हैं और जो उसके लेजर्स बन रहे हैं, जो उसके ट्रायल बन रहे हैं, वो क्या है? एमआईएस। एमआईएस यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। उससे ऊपर का सिस्टम होता है डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का क्या मतलब है? एक ऐसा सिस्टम जो आपके डिसीजंस को सपोर्ट करता है। ये एमआईएस है और एमआईएस में कुछ एनालिटिकल टूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास जितने भी कैंपस हो, उन सारे कैंपसेस के डेली के एडमिशन्स, डेली की अटेंडेंस, सबका रिकॉर्ड आ रहा हो और मैं एक वो करूँ, मैं कहूँ अच्छा जी लाहौर में जो कैंपस है उसमें आज के दिन वो कौन सी क्लासें हैं जिसमें 70% से नीचे अटेंडेंस रही। 3-4 फिल्टर लगाए, मेरे सामने वो आ गए। तो डीएसएस क्या होता है? जिसमें एमआईएस होता है, लेकिन आप एमआईएस के साथ खेल सकते हैं। उसका उससे रेशो निकाल ली, उसको उससे कंपेयर कर लिया। ये ज़्यादा आसानी से बात समझ आती है जब हम क्रिकेट के रिकॉर्ड को देखते हैं। क्रिकेट में क्या होता है? हर बॉल बाय बॉल रिकॉर्डिंग हो रही होती है। इस बॉल में इस बॉलर ने बॉल कराई थी, इस बैट्समैन ने इसको खेला था, इसने ऑफ की तरफ 2 स्कोर लिए थे। एक बॉल बाय बॉल स्कोरिंग हो रही है, वो क्या है? टीपीएस। फिर एमआईएस, वो जो समरी आती है कि ये बंदे ने 4 ओवर कराए और इतना स्कोर दिया है, ये बैट्समैन ये है और ये इनका रन रेट है। तो एमआईएस में वो समरी आती है, टीपीएस में बॉल बाय बॉल। बॉल बाय बॉल रिकॉर्ड देख के आप एनालाइज नहीं कर सकते। आपको कहेंगे जी इस बॉलर ने 24 ये बॉलें कराई हैं, हर बॉल लिखी हुई और उसका स्कोर है, इससे नहीं एनालिसिस होगा। वो क्या इसने 4 ओवर कराए हैं, एक मिडन दिया है, 3 में इतना स्कोर है, अब आप डिसाइड करेंगे कि मैं इसको अगला ओवर दूं या ना दूं। एमआईएस ये कर रहा है। डीएसएस ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अगर आपके पास सारा डाटा, सारी समरियाँ मौजूद हैं तो फिर आप खेलें। आप कहें ये वाला बैट्समैन ये वाले बॉलर के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो एक बैट्समैन दरमियान में खड़ा हुआ होगा, बॉलर इधर खड़ा हुआ दिखाएंगे और फिर बैट्समैन के पास से ऐसे करके बॉलें उछल उछल के जा रही होंगी, वैगन व्हील डायग्राम बनी हुई होगी। तो उसको देखते साथ ही एक इंटेलिजेंट बंदे को पता लग जाएगा कि ये वाला बैट्समैन जब इसको लेग की तरफ बॉल कराएं तो ये या स्कोर नहीं कर पाता या ये मुश्किल से एक स्कोर लेता है, ये बीट हो जाता है। अब एमआईएस ये डाटा नहीं दे सकता था। डीएसएस क्या करता है? मैनेजर्स यूज़ करते हैं डिसीजन लेने के लिए। ये एक रेंज ऑफ डिसीजन मेकिंग मॉडल्स, फॉरकास्टिंग मॉडल, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इस तरह से वो कर रहा है। जैसे नहीं होता कि अगर इसी पैटर्न पे चलते रहेंगे तो आफ्टर 50 ओवर्स हम यहाँ तक पहुँचेंगे। क्या चीज़? बिल्कुल ऐसे विन लूज की प्रेडिक्शन के इतने % विन के चांस है, इतने % लूज के चांस है। तो एमआईएस अगला सिस्टम है डीएसएस, जो एमआईएस के ही डाटा को पकड़ता है और इंटरप्रेट करता है। तो ये ऑपरेशनल लेवल का है और ये 2 टेक्टिकल लेवल के हैं। पता नहीं 3 लेवल, ऑपरेशनल मजदूर लेवल, टेक्टिकल मैनेजमेंट लेवल और स्ट्रेटेजिक ओनर टॉप लेवल। डीएसएस से आगे एग्जेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। एग्जेक्टिव को हम इंफॉर्मेशन दिखाएं तो उसको एक डैशबोर्ड नजर आए जिसमें टोटल समरी नजर आए। पीसीबी ने जब डिसीजन लेना है कि हम श्रीलंका के दौरे पे फलाना क्रिकेटर को लेके जाएं या नहीं, तो उनके पास पूरा रिकॉर्ड हो पाकिस्तान के श्रीलंका से खेले हुए सारे मैचेस, यानी लिखा हुआ आ रहा हो कि पाकिस्तान श्रीलंका के मैचेस में पाकिस्तान जो है वो 80% जीता है और 20% हारा। फॉर एग्जांपल वो जो हारा है 20%, उस पर डबल क्लिक करें तो वो आ जाए कि जी इस स्टेडियम में ये मैचेस हम हारे थे। किसी एक पे डबल क्लिक करें तो पता लग जाए ये 4 मैच हम हारे थे।
किसी एक मैच पे क्लिक करें तो वो बताएं इस मैच में ये वाले सन में ये मैच हुआ था और इसमें इतने स्कोर से पाकिस्तान हारा था। उस पर डबल क्लिक करें, इस वाले बॉलर को इतना स्कोर पड़ा था, इस वाले बैट्समैन को, यानी अब पीछे हर चीज़ का अपने अपने टाइम पे रिकॉर्ड तो होता रहा था, सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ तो एक डाटा बेस में है। अब ये इंटेलिजेंट सिस्टम ने बेसिकली वहाँ से डाटा उठा के शो करना है। तो डीएसएस और एग्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम में क्या फ़र्क है? डीएसएस किसी एक आध लेवल पे एक मैनेजर के सामने टूल है। एग्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम में एक एग्जेक्टिव है जिसके पास पूरे पाकिस्तान का रिकॉर्ड आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का हेड एक जगह बैठा हो, उसने देखना हो कि हमारा इस वक्त उसको किसी ने बताया हो कि आजकल बच्चे स्कूल्स में, कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा नहीं आते। उसने कहा अच्छा, उसका से एक वो आ रहा हो कि हाँ जी आपके पंजाब में टोटल इतने स्कूल्स हैं, उसमें इतने बच्चे हैं और इतनी अटेंडेंसेज हैं। वो डबल क्लिक करे तो पता लगा जी पंजाब के ये 40 शहरों में आपके स्कूल्स हैं और इस शहर की ये परसेंटेज है, इस शहर की ये परसेंटेज है, इस शहर की ये परसेंटेज, जिस शहर की परसेंटेज कम नज़र आए उस पर डबल क्लिक करे तो पता लगे वहाँ ये 6 हमारे कॉलेज हैं, यहाँ ये इतने बच्चे आ रहे हैं, इस तरह से करके। तो जिस भी कॉलेज को वो ओपन करना चाहे, उसमें जिस भी टीचर की क्लास को ओपन करना चाहे, पीछे डाटा सारा पड़ा हुआ हो, लेकिन एग्जेक्टिव को टेबल्स ना नजर आ रहे हो, उसको सामने सिर्फ मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन नजर आ रही हो। तो इसमें हम कहते हैं कि एक डैशबोर्ड होता है, उसको समरी इन्फॉर्मेशन होती है और वो फर्दर जितना भी ड्रिल डाउन करना चाहे ग्रेटर डिटेल तक वो कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा डीएसएस है। डीएसएस किसी एक लेवल पे काम कर रहा है, यानी कि जो कमेंटेटर बैठ के सिर्फ उस मैच के चंद बॉल्स और चंद बैट्समैन के चंद स्टैट्स को देख रहा है, इन बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन कर रहे हैं ईआईएस। तो ईआईएस पूरे ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कहीं भी किसी भी डाटा को देखना चाहे तो देख सकता है। फिर इसका सिस्टम थोड़ा सा डिसेंट बनाना पड़ता है। डीएसएस थोड़ा टेक्निकल होता है। डीएसएस में बंदा काफ़ी सारे पैरामीटर देगा। एग्जेक्टिव्स को आप देंगे चंद क्लिक्स कि लिखा होगा ये वाला ग्राफ जनरेट करना है, क्लिक कर दो, ये जनरेट करना है, क्लिक कर दो। तो उसके लिए इजी रखेंगे कि एग्जेक्टिव बहुत ज़्यादा नहीं ख्वार होना चाहेगा। तो उसको, इसके लिए हम कहते हैं एक डैशबोर्ड होगा उसके सामने जिसमें मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आएगी और किसी भी इन्फॉर्मेशन की किसी भी गहराई में वो शौक से उतरना चाहे वो उतर सकता है। देन एक्सपर्ट सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक्सपर्ट सिस्टम जो खुदकार तरीके से काम करता है, यानी आप इसको बता दें फॉर एग्जांपल सुबह एक खास टाइम पे अचानक से मोबाइल मेरा शोर करना शुरू कर देता है और इतनी ज़ोर से शोर करना शुरू कर देता है कि मैं उठ जाऊँ। उसे पता लग जाता है कि मैंने उठना है इस टाइम पे। फिर मैं ऐसे करके नींद में उस पर हाथ मारता हूँ, तो इसको इतना भी पता है कि अगर मैंने नींद में हाथ मारा है तो 5 मिनट बाद दोबारा से उसने बजना है। और अगर मेरी नींद बहुत पक्की है तो हर 2-2 मिनट बाद बज रहा होगा और आवाज़ भी तेज़ करता जाएगा। ये इतना इंटेलिजेंट कैसे हो गया मेरा मोबाइल? स्टोर किया उसने, क्योंकि मैंने उसे बताया है कि तुमने ऐसे करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एक्सपर्ट सिस्टम बेसिकली है ही ये कि आपकी डिवाइसेस आप ही के बताए हुए पैरामीटर पे खुदकार तरीके से रिएक्ट कर रही होती हैं, ऑटोमेटेड तरीके से काम कर रही होती हैं। तो एक्सपर्ट सिस्टम वो सिस्टम है, फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर के साथ चेस खेलें, वो आपकी मूव को देखेगा और फिर अपनी तरफ से मूव, अच्छा आप कहेंगे हल्के लेवल पे खेलो, मिडिल लेवल पे खेलो, एडवांस, हल्के लेवल पे वो जान के गलतियां भी करेगा। मतलब ये भी सिस्टम में फीड है कि उसने गलती करनी है जान के, और आप एक्सपर्ट लेवल सेट कर देंगे वो आपको हिलने नहीं देगा। चलो ये चेस है, चेस के अंदर कुछ मैथमेटिकल गिनती के चंद बॉक्सेस हैं। एक फाइटिंग की वीडियो गेम है, आप दुश्मन से लड़ रहे हैं, दुश्मन जितना सख्त लेवल का है, हैवी लेवल का है, वो उतना आपको ब्लॉक करेगा, उतना ही ज़्यादा आपके लिए मुश्किल होगा। आप गेम का एडवांस लेवल सेट चूज़ करेंगे, वो आपको हिलने नहीं देगा, वो आपका कबाड़ा कर देगा, 5 मिनट में आपका बंदा फारिग। तो ऐसा कैसे है? वहाँ दूसरी तरफ कौन खेल रहा है? कंप्यूटर खेल रहा है। कंप्यूटर को आपने पहले से ही बताया हुआ है कि तुमने किस किस तरह के, आपने उसको थाउजेंड्स ऑफ भी नहीं मिलियंस ऑफ कम्बिनेशन बता दिए हैं और वो मिलियंस ऑफ कम्बिनेशन के हिसाब से हर तरह से वो कर रहा है। तो एक्सपर्ट सिस्टम बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो खुदकार तरीके से कुछ खास वेरिएबल प्लस माइनस होने पे चल पड़ता है। एक खास बिल्डिंग के अंदर अगर अचानक से धुआं खास लेवल से ऊपर और हीट खास लेवल से ऊपर हो तो छत से पानी गिरना शुरू हो जाएगा, साइडों से शावर आ जाएगा, एक फायर अलार्म ऑटोमेटिकली बच जाएगा। ये एक्सपर्ट सिस्टम है। तो एक्सपर्ट सिस्टम जो कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, रिकमेंडेशन देता है, एक्सपर्ट को रिप्लेस करता है। अब ये वही वाली बात है कि अगर एक बच्चे ने वीडियो देखने के बाद एक सवाल पूछा और वो एक्सपर्ट सिस्टम उस सवाल के कीवर्ड्स पकड़ के मेरी वीडियोस में पहुंचा और जिस वीडियो के अंदर वो कीवर्ड्स उसको मिले वो आके उसने उसको वीडियो प्ले करके दिखा दी, तो जिंदगी आसान हो गई। डन। ERP, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये फिर एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक बड़ा सिस्टम होता है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का HR, उसकी मार्केटिंग, उसके अकाउंट्स, उसके रिसोर्सेज, उसके प्रोडक्शन, उसके ऑर्डर्स, यूँ समझें कि पूरी कंपनी का एक बड़ा सॉफ्टवेयर ERP कहलाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशंस का अलग सिस्टम है, फिक्स एसेट को रिकॉर्ड करने का अलग सिस्टम है, इनवॉइसेस बच्चों की जो फीस आई उसको रिकॉर्ड करने का अलग सिस्टम है, और जो जनरेटर में डीजल डलवा रहे हैं
उसका अलग सिस्टम है। लेकिन इन सारे सिस्टम्स को अगर हम एक जगह इकट्ठा कर दें और एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर बना दें, एक बड़ा सा सिस्टम हो जिसके अलग अलग यूनिट्स में एंट्री हो रही हो और वो सब कंसोलिडेट हो रहा हो और किसी भी वक्त एक जगह बैठ के उस सारे को एक्सेस किया जा सकता है, तो वो एक ERP है, एंटरप्राइज या एंटिटी रिसोर्स प्लानिंग। तो ये जो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, MCB हो गया, पूरे पाकिस्तान में इतने सारे ब्रांचेस के इतने सारा डाटा, इतनी सारी तरह का डाटा, इतनी सारी तरह की इंफॉर्मेशन, वो सारे को सम अप करके जिस एक सिस्टम में लेके आएगा एंटरप्राइज। ब्रिंगिंग टुगेदर HR, ऑपरेशंस एंड टेक्नोलॉजी आर बिकमिंग इंटेग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस स्ट्रेटेजी। उनका आज के ज़माने में बड़ा अहम पार्ट बन गया। बताया कुछ नहीं कैसे काम करता है, बस कहा कि बड़ा ज़रूरी है। डन। तो इस पर हमने ज़रूरत से ज़्यादा डिस्कशन कर ली। थोड़ी सी लाइंस लिखी हुई हैं। एक दफ़ा सवाल आया था जिसमें उन्होंने कुछ सिस्टम बताया और कहा कि बताओ इनमें से कौन सा है। तो असूलन इतनी डिटेल नहीं बनती इस पर, लेकिन लॉजिकली अगर हमें समझो तो हम पेपर में आंसर कर सकते हैं। खैर, इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रेटेजिक बोर्ड क्या देता है? आपकी डिसीजन मेकिंग आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम से लिंक है। जितना अच्छी क्वालिटी का इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा उतने स्ट्रक्चर्ड डिसीजन होंगे। आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम जितना मजबूत होगा, जितना एक्यूरेट होगा, जितना रिलायबल होगा, उतनी ही अच्छी क्वालिटी की इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद होगी। डेटा और इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाटा का क्या काम है? क्या काम है इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाटा का? डाटा कोई तो वो रिसीव कर रहा है, डाटा कोई तो प्रोसेस कर रहा है, डाटा कोई तो स्टोर कर रहा है, डाटा को ही तो वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर रहा है। यानी कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स डाटा है और प्रोसेस डाटा इंफॉर्मेशन है। तो डाटा की इंफॉर्मेशन बनती है, लेकिन सिस्टम में जाता तो डाटा है। तो डाटा तो हर इंफॉर्मेशन सिस्टम की जान है। इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो डाटा है। तो आप डाटा को स्टोर करते हैं, फिर डाटा बेसिस बनाए हुए होते हैं, डाटा बेसिस स्कोर होती हैं किसी भी बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर। फॉर एग्जांपल कस्टमर डाटाबेस में उसका नाम, एड्रेस, पेमेंट का मेथड, प्रोडक्ट ऑर्डर, प्राइस, ऑर्डर हिस्ट्री, फलाना, ये सारी चीज़ें ही तो डाटा है। तो बेसिकली डाटाबेसेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक अच्छे इंफॉर्मेशन सिस्टम में अच्छी डाटाबेस होनी चाहिए जो सबको वो कर सके। यानी अगर हमारे पास स्टूडेंट्स का डाटाबेस नहीं है तो हम एक नाकाम इदारा है। अगर हमारा मेन काम ही स्टूडेंट से डील करना और हमारे पास एट एनी गिवन टाइम स्टूडेंट्स के ही रिकॉर्ड को एक्सेस करने की ऑप्शन नहीं है, तो कहानी फारिग हो जाएगी। डाटा वेयर हाउस, डाटा मार्ट्स। डाटा वेयर हाउस बहुत सारी डाटाबेसेस को इकट्ठे करते हैं। कंपनी के बहुत सारे अलग अलग डाटाबेसेस, एडमिशन्स का डाटा, मार्केटिंग का डाटा, फिर बच्चों से जो टेस्ट ले रहे हैं उसका डाटा, बच्चों की क्लास की अटेंडेंस का डाटा, हर डाटा का अलग डाटाबेस है। एक क्लास में बच्चों की अटेंडेंस है, अलग से डाटाबेस है। बच्चों ने टेस्ट कितने दिए, क्या नंबर आए, अलग से डाटाबेस है। बच्चों के एडमिशन्स, अलग से डाटाबेस है। ऑनलाइन वाले अलग, फिजिकल अलग। तो ये सारे अलग अलग डाटाबेसेस जब इकट्ठे हो जाएं तो हम कहेंगे एक डाटा वेयर हाउस बन गया, गोदाम, एक बड़ा गोदाम जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे से डाटाज हैं। तो डाटा वेयर हाउस में मुख्तलिफ डाटा मार्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेस्टों का डाटा हम कहेंगे ये एक डाटा मार्ट है, एडमिशन्स का डाटा ये एक डाटा मार्ट है, फीस का डाटा ये एक डाटा मार्ट है, फीस की कलेक्शन बैंक में कितनी हुई उसका डाटा डाटा मार्ट है। ये अलग अलग डाटा मार्ट्स हैं और ये सारे डाटा मार्ट्स इकट्ठे होंगे तो क्या बनेगा? डाटा का वेयर हाउस। तो डाटा मार्ट एक छोटा डाटाबेस है और डाटा वेयर हाउस बहुत सारे डाटाबेसेस, बहुत सारी डाटा मार्ट्स को एक जगह इकट्ठा कर लें। तो किताब हमें डाटा वेयर हाउस और डाटा मार्ट के दरमियान फ़र्क बताने की कोशिश कर रही है। आईटी और इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर, आईटी और आईएस का ऑर्गेनाइजेशन पे बड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट है। इसकी वजह से चीज़ें काफ़ी चेंज हो जाती हैं। अब आपको सेंट्रली हेड ऑफिस से कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें ऑटोमेटिकली होंगी। अब फ्लैटर स्ट्रक्चर ज़्यादा होगा, पहले टॉल स्ट्रक्चर होता था, लेयर्स ऑफ मैनेजमेंट ज़्यादा होती थी, तो इदारा इस तरह से टॉल स्ट्रक्चर में होता था। अब इदारा फ्लैट स्ट्रक्चर में है, अब उसमें 2-3 लेयर्स और हर लेयर पर बहुत सारे लोग हैं और इदारा ख़त्म हो जाता है। तो IT की चेंजेस ने बिजनेस को बुरी तरह से इम्पैक्ट किया है। अब जब हम सिस्टम की बात करते हैं, आईटी की बात करते हैं, तो सिस्टम की सिक्योरिटी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मामला है। सिस्टम को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है? लें जी, सिस्टम को यहाँ पे हम रुक जाते हैं, इधर सिस्टम को क्या क्या थ्रेट है। मैं ये कहता हूँ कि जी सॉफ्टवेयर, सिस्टम, डेटाबेस, सारी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी कमाल होनी चाहिए। सवाल ये है कि क्या क्या खतरे हैं? हैकिंग, वायरस। हमारे डेटाबेस को क्या क्या खतरे हैं? हमारा सॉफ्टवेयर बना हुआ जिसमें बच्चों का सारा डाटा, उसको क्या क्या खतरे हैं? अच्छा, ज़रा हम आपसे खतरे समझ लें और उसके बाद जो है वो कंट्रोल्स लगा लें। मिसयूज़ हो सकता है, अनऑथराइज बंदा उसको इस्तेमाल कर सकता है। एक पोर्टल एक से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और डिवाइस ख़राब हो सकती है। हमारे सर्वर में मसला आ सकता है,
हमारे रिलेइंग मैकेनिज्म में मसला आ सकता है, और लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग हो सकती है, पायरेसी हो सकती है, और सिस्टम में एरर आ सकता है। इवन एक चीज़ की तरफ आप लोगों का ध्यान नहीं जा रहा, फिजिकल। मैं कहूँ ये मेरा ऐसा सिस्टम है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, इतना सिक्योर है, इतना सिक्योर है, इस पर कोई एंटीवायरस काम नहीं करता, अगले ने हथौड़ा उठा के स्क्रीन पे मार दिया, ठीक है। तो वो इसका मतलब है फिजिकल भी मसला है, सैलाब आ गया, जलजला आ गया, वो नीचे गिर गया, कुछ और वो हो गया, इतना बड़ा पावर फेलियर हुआ कि वो बेचारा चल ही नहीं पा रहा। जनरेटर का पेट्रोल ख़त्म हो जाए, मार्केट में पेट्रोल मिलना बंद हो जाए, तो वो आप तो बेकार ख़त्म हुए पड़े। तो इसका मतलब है बहुत सारे डाटा डिलीशन करप्शन हो सकता है, टेक्निकल एरर आ सकता है, कुछ नेचुरल डिजास्टर से एक्सपोज्ड होते हैं, क्रिमिनल डैमेज हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है, डेलिब्रेट करप्शन हो सकती है, की पर्सनल जिनके पास सिस्टम की नॉलेज थी वो हमारे को चोरी करके ले जाए, जिनको हमारा सिस्टम चलाना आता था, और सिस्टम अनऑथराइज यूजर्स की तरफ आ जाए। तो अगेन बहुत सारे मसले। फिर सॉफ्टवेयर इटसेल्फ भी कुछ ना कुछ गड़बड़ें कर सकता है। शायद सॉफ्टवेयर को जब राइट किया गया था, सॉफ्टवेयर जब डिज़ाइन हुआ था वो अच्छा नहीं था, शायद उसके अंदर अच्छे बिल्ट इन कंट्रोल्स ना हो जो चीज़ों को रोक सके। तो हाँ, ये देखें ना, अब ये फिज़िकल ख़तरा हमारा जो है बेचारा कैंपस जो अभी आहिस्ता आहिस्ता सारे कनेक्शंस को सीधा कर रहा है, हमारा यूपीएस फ़ौरन से इतना कनेक्ट नहीं हो पा रहा कि वो सारे कमरों को अचानक से रोशन कर सके, क्योंकि वायरिंग पूरी बिल्डिंग की ना ऐसी हिली हुई है कि हम जब यूपीएस लगाते हैं तो जैसी लाइट जाती है उस पर एसी की लाइट ऑन हो जाती है। देखिए एसी की लाइट आज भी थोड़ी देर के लिए ऑन हुई। अब ये वायरिंग अंदर खाते ऐसी हुई हुई है कि उसके लिए आधा कैंपस अभी खोलना है, और इस वक्त जब बच्चे क्लासें लेने आ रहे हैं तो उस वक्त ये काम हो नहीं सकता। तो कहने का मतलब है कि दीज आर सम फिजिकल इश्यूज एज वेल, जिसकी वजह से आपका सिस्टम मुतासर होता है, आप तंग होते हैं, आपको प्रॉब्लम आती है। ठीक है जी। तो अब सिक्योरिटी कैसे कैसे की जाए, सिक्योरिटी क्या क्या हो सकती है? फिजिकल सिक्योरिटी हो सकती है, ऑनलाइन सिक्योरिटी हो सकती है। फिजिकल सिक्योरिटी आपके जहन में क्या आती है? फिजिकल सिक्योरिटी, फिजिकल बहुत एक्सपोज जगह पे ना रखा जाए, और फिजिकली क्या करें? फिजिकल सिक्योरिटी कैसे हो? अनऑथराइज एक्सेस उस कमरे तक ना हो, सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हों, या 2-3 जगह पे स्टोर कर लें, 2-3 जगह पे स्टोर कर लें, हमारे पास बैकअप्स मौजूद होने चाहिए अलग अलग जगह पे। और पावर फेलियर अगर हो तो उसके कुछ कंटिजेंसी बैकअप अरेंजमेंट्स वगैरह हों। और तो अगेन लॉक एंड की सिस्टम, ताले, सिक्योरिटी गार्ड, फेंसेस, खारदार तारें, कैमरे, सर्वेलेंस सिस्टम, पुलिस वाले, ये सारे वो फिज़िकल टूल्स हैं जो कि हम अपने डाटा को इंश्योर करने के लिए अपने जज़ाकल्लाह अपने फिजिकल डाटा को बचाने के लिए कर सकते हैं। किताब से पूछते हैं आप फिजिकल कंट्रोल्स, लॉक ऑन डोर्स लगा दें जहाँ कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, विंडोज़ वगैरह पे बार्स लगा दें, शटर प्रूफ वो चीज़ें कर दें। यहाँ स्क्रीन पड़ी हुई है, ये एक्सपोज्ड है, ये खिड़की इस वक्त खुल जाती है और बाहर गली है, तो मतलब पता नहीं ये क्या हो क्या रहा था इससे पहले, क्यों इतना सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं दिया, शायद कीमती असासे नहीं रखे हुए थे अंदर। तो अब हमने यहाँ पे दीवारें बनानी है, इसको इस तरह से करना है कि ये जो है वो बच सके। तो लॉक एंड कीज़, बार्स लगा दें। अब ये विंडो है, अब विंडो है, खुल जाती है, हवा के लिए खुली हुई होगी, तो कम से कम उस पर ऐसी बार्स हों कि कोई बड़ी चीज़ वहाँ से ट्रांसफ़र ना हो सके। हार्डवेयर को ऐसी जगह पे रखें जहाँ फ्लड वगैरह का ख़तरा ना हो। फिजिकल प्रोटेक्शन हो केबल्स वगैरह की, बैकअप पावर जनरेटर्स हों, स्मोक डिटेक्टर्स वगैरह लगाए जाएँ, रेगुलर फायर ड्रिल्स करें, फायर की एक्सरसाइजेज वगैरह के, अचानक से कोई भी हंगामी सिचुएशन हो तो लोगों को आदत हो। इंश्योरेंस कवरेज वगैरह ले लें, डिफरेंट हॉट और कोल्ड साइट्स रख लें। हॉट और कोल्ड साइट्स, एक आईटी की कंपनी काम कर रही है, 100 बंदे कंप्यूटर्स पे काम कर रहे हैं, अचानक से इतना बड़ा पावर फेलियर हो गया कि फारिग हो गए। अब अमेरिका बैठी कंपनी को अपने अगले दिन चीज़ डिलीवर करनी है वेबसाइट बना के। अभी 100 लोग कहाँ जाएंगे? हॉट साइट। कुछ ऐसे अपने अरेंजमेंट किए होते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पहले से ही सारा सिस्टम, सारा कुछ, इंटरनेट, तारें, बिजली, सब कुछ होता है, बस आपने जाना है और उनके कंप्यूटर पर बैठ के काम शुरू कर देना है। हॉट साइट है, बिल्कुल रेडी साइट। एक कोल्ड साइट होती है, आपने एक जगह लेके रखी हुई है
कि उधर बिजली और वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसको जानने पे आपको एक आध दिन उसकी सेटिंग पे लगेगा, कुछ कंप्यूटर्स रखने पड़ेंगे, कुछ डिवाइसेस लगानी पड़ेंगी और वो चल पड़ेगी। तो इस तरह की हॉट और कोल्ड साइट इमरजेंसी में, हॉट साइट है जो बिल्कुल फौरी, आज बैठो आज निकलो 5 मिनट बाद काम शुरू दोबारा, यानी कि हॉट साइट कैन बी कि एक और ऐसा, पीछे हमने एक कनाल का कैंपस लिया हो जिसमें कमरों में कुर्सियाँ रखी हों, बोर्ड लगे हों, प्रोजेक्टर लगे हुए हों, और अचानक से एकदम से बहुत बड़ा मसला आ जाए, गवर्नमेंट सील कर दे जी कैंपस, जी 3 दिन के लिए सील कर दिया, हम फ़ौरन से बच्चों को उठा के वहाँ ले जाएँ। ये हॉट साइट है। कोल्ड साइट ये है कि एक जगह हो जहाँ के कमरे शमरा वगैरह पड़ा हो, कमरे हों, कुछ बिजली वगैरह इंटरनेट की वो हो, जब ज़रूरत पड़े हम कुछ कुर्सियाँ वहाँ पर डालें, कुछ स्क्रीन्स वगैरह लगाएँ और काम शुरू कर दें। फिर लॉजिकल कंट्रोल्स, जनरल कंट्रोल्स और एप्लीकेशन कंट्रोल्स, यानी कि ये तो फिजिकल कंट्रोल्स हो गए ना, सॉफ्टवेयर के कंट्रोल्स भी होने चाहिए। सॉफ्टवेयर अच्छी जगह से बना हो, उसकी सिक्योरिटी सही हो, वो अच्छे तरीके से लिखा हुआ हो, उसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हो, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आते हो उसकी सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले हमें प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो, हम अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दें उस सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल करना है। तो जनरल कंट्रोल्स का मतलब होता है जो ओवरऑल कंट्रोल्स होते हैं एक सॉफ्टवेयर के। फिर एप्लीकेशन कंट्रोल्स होते हैं उस सॉफ्टवेयर के अंदर। फॉर एग्जांपल यहाँ एंट्री अगर हो रही हो तो सिस्टम फ़ौरन से शोर मचा दे। फॉर एग्जांपल हमारे सिस्टम का एक बंदा जो है वो एंट्री करे कि एक बच्चे ने 2 सब्जेक्ट में एडमिशन कराया, कंपनी लॉ बाय सर आतिफ आबदी और कंपनी लॉ बाय सर अली इमरान, एंटर करके आगे चला गया और आपने सुना ही नहीं, नोट ही नहीं किया, कंपनी लॉ बाय आतिफ आबदी, कंपनी लॉ बाय अली इमरान। असूलन ये गलत एडमिशन है। एक बच्चा एक सब्जेक्ट में 2 अलग अलग बैचेस में क्यों एनरोल करवाएगा? तो हो सकता है गलती से वो ऑडिट के बजाय या शायद टैक्स बाय अली इमरान के बजाय गलती से कंपनी लॉ बाय अली इमरान कर रहा था। जब वो एंटर करने लगे तो सिस्टम एकदम से टू करके बताया कि भाईजान 1 मिनट देखो तो सही क्या एंट्री कर रहे हो। तो ये एप्लीकेशन कंट्रोल्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर सिस्टम में होते हैं, इनपुट आउटपुट के वक्त होते हैं, वो आपको बताते हैं कि आप गलत कर रहे हो, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। इनके ऊपर हमारी ऑडिट में थोड़ी सी ज़्यादा बात होती है। तो ये एप्लीकेशन कंट्रोल्स हैं जो एंट्री के वक्त के कंट्रोल्स हैं, टोटल के कंट्रोल्स हैं, अमाउंट चेक करने के कंट्रोल हैं, सिस्टम को रीडिज़ाइन करने के कंट्रोल्स हैं। तो जनरल कंट्रोल्स ओवरऑल सिस्टम के होते हैं और एप्लीकेशन किसी खास एरिया के इनपुट आउटपुट के कंट्रोल्स होते हैं। डन। देन पासवर्ड्स। किताब बताना चाह रही है कि पासवर्ड क्या कहलाता है। एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स जो कि कंप्यूटर सिस्टम को बताएंगे तो वो आपको इजाज़त देगा। फिर वो आपको बताते हैं कि अच्छे पासवर्ड्स क्या होते हैं। अच्छे पासवर्ड हो जिसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक वो हो, अल्फ़ाबेट्स भी हो, नंबर भी हो, कोई स्पेशल सिंबल हो तो क्या ही खूबसूरत बात है। फिर पासवर्ड किसी को बताने नहीं चाहिए। अक्सर लोगों ने क्या किया होता है कि पासवर्ड रखते हैं फिर बाद में उन्हें खुद भूल जाता है, तो फिर पासवर्ड रखते हैं, फिर अपने कंप्यूटर पे एक स्टिकी नोट लगा देते हैं कि पासवर्ड ये है, ताकि अगर कभी भूल जाएं तो स्टिकी नोट पे लिखा हुआ देख लें और पासवर्ड को वो कर लें। या कई दफ़ा जो है वो नीचे को करके वो किसी पीसी के साथ उन्होंने एक वो स्टिकर लगा दिया होता है, उधर से देख लेते हैं। तो इस तरह की एक्सपोज जगह पे उसको ना रखें और बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग अपने नाम पे पासवर्ड रख लेते हैं, तो बहुत कॉमन ना हो, इजीली गेस ना हो सकता हो। और हमारे एक साहब होते थे ऑडिट फर्म में, तो वो अक्सर जाके ना लोगों को परेशान करते थे। किसी एम्प्लॉय के पास जाके ना उसे कहते थे कि मुझे पता है आपके सिस्टम का पासवर्ड क्या है। कहता क्या? कहता अगर मैंने सही बता दिया? कहते नहीं बताएं। कहता आपकी मिसेस का नाम। तो वो परेशान हो जाता था कि आपको कैसे पता लगा। मतलब 70 to 80 मिसेस का नाम नहीं पता, लेकिन उन्होंने एक मतलब 70 to 80% लोग अपनी बेगमों का नाम रख देते पासवर्ड पे कि हाँ ठीक है ये नहीं भूलेगा ठीक है ये याद रहेगा। और अच्छा मतलब आपने ऐसा पासवर्ड रखना जो आपको ना भूले और इतना कॉमन भी ना हो कि सबको पता हो। तो ऑफिसेज में नॉर्मली लोगों को मतलब घर वालों के नाम नहीं पता होते, तो ये है कि नाम भी याद रहेगा और दूसरों को भी नहीं पता होगा। तो वो मतलब वो उनको तंग करते थे कि जी वो आपकी मिसेस का नाम, तो वो हैरान हो जाते थे कि ये जो है ना ये इसने बड़ा गेस किया है, ये कैसे हो सकता है, इसको कैसे पता लग गया। तो इतना कॉमन ना हो, थोड़ा सा मतलब उसमें। तो फिर क्या होता है, लोग सारे पासवर्ड उठा के एक जगह पे सेव करते हैं और उस फाइल पे एक पासवर्ड लगा देते हैं और वो पासवर्ड भूल जाता है उन्हें। तो अब आजकल क्या करता है, गूगल ये आपके लिए काम करता है। गूगल आपके सारे पासवर्ड रिमेंबर रखता है। तो ख़तरा ये है कि अगर एक दफ़ा किसी ने आपका गूगल पकड़ लिया बस फिर कुछ नहीं बचता आपका। ठीक है जी, हमारा गूगल अकाउंट हैक हुआ था और जो है वो अचानक से वो यूट्यूब बंद हुआ और उस पर क्रिप्टो करेंसी की वीडियोस चलना शुरू हो गई। हाँ, और मज़े की बात है चैनल का नाम रख दिया उन्होंने टेस्ला न्यूज़।
तो मेरी छोटी बच्ची है ना, वो बड़ा उस पर वो फैंटेसाइज करती है कि जो है ना इलॉन मस्क ने मेरे बाबा का चैनल हैक किया था अपनी वो करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए। उन्होंने कहा मतलब मेरे बाबा इतने बड़े वो पाकिस्तान के वो हैं सेलिब्रिटी कि इलॉन मस्क को जो है ना वो हैक करके उसका नाम टेस्ला रखना पड़ा ताकि जो है ना तो वो हाँ वो टेस्ला न्यूज़ नाम रख दिया उन्होंने, और जनाब उस पर क्रिप्टो की वो चला दी, और मेरा गूगल अकाउंट बंद कर दिया गूगल वालों ने कि जी आपने वो वाली वीडियोस चलाई हैं जो कि मना थी, कॉपीराइट्स वगैरह और इस तरह से इश्यूज़ थे। और फिर उनको समझाने में टाइम लगा कि ये हैक हुआ था और इसमें इस तरह से करके, लेकिन यही है कि वो एक चीज़, उसके बाद मेरे इतने सारे कीमती कॉन्टैक्ट सारा कुछ है सब ज़ीरो पे चले गए। लेकिन एक फ़ायदा हो गया कि मेरा वो यूट्यूब का उन्होंने एक अलग जो प्रोफाइल बनाई थी उसको जब रीनेम किया तो मेरी यूट्यूब की प्रोफाइल अलग है, गूगल की अलग है, वरना एक प्रॉब्लम था दोनों जगह सेम होती थी। तो वो गूगल मेरा आतिफ आब्दी के नाम से होता था, तो वो चैनल भी आतिफ आब्दी के नाम से था, वो मुझे बुरा लगता था। तो फिर मैंने आतिफ आब्दी ऑफिशियल कर दिया था कि चलो दोनों जगह चल जाए। तो अब वो प्रोफाइल चेंज हुई तो मैंने उसको CA मेंटोर्स कर दिया। CA मेंटोर्स कर दिया तो लोग मुझे कहना शुरू हो गए, सर वो आपका चैनल गुम हो गया। वो आतिफ आब्दी सर्च करते हैं, वो CA मेंटोर किसी को याद नहीं रहता, तो फिर वो उसको CA मेंटोर के आगे ब्रैकेट में लिख दिया आतिफ आब्दी एंड अदर टीचर्स, कि चलो आतिफ आब्दी सर्च करें तो भी पहुंच जाएं और CA मेंटोर सर्च करें। तो अगेन फिर प्रॉब्लम पासवर्ड के क्या है कि वो गलत लोगों के पास पासवर्ड आ जाते हैं, पासवर्ड सही से नहीं होते, कई दफ़ा कुछ लोग गैस कर लेते हैं 2-3 तजर्बे करके, पासवर्ड अक्सर लिख दिए जाते हैं। तो एक अच्छा कल्चर ये होना चाहिए कि आप पासवर्ड लोगों को मत बताएं और आप अक्सर रेगुलरली उसे बदलते भी रहें। एनक्रिप्शन, कई दफ़ा एक सिक्योर करने की सिस्टम ये होता है कि डाटा को एनक्रिप्ट कर दिया जाता है किसी ऐसी फॉर्म में कि वो अनरीडेबल हो। जीमेल वगैरह ये काम करते हैं, व्हाट्सएप ये काम करता है। आपको किसी का व्हाट्सएप मैसेज आप दरमियान में अगर उसे हैक करने की कोशिश करें, जब आप उसे देखेंगे तो अजीबोगरीब कैरेक्टर्स बने हुए होंगे, अल्फ़ा बीटा लैम्डा ट्रायंगल वगैरह। एक ईमेल आप तक आ गई जो आपके लिए नहीं थी, आप उसे ओपन करेंगे वो अजीबोगरीब से कैरेक्टर्स में होगा। तो इनक्रिप्शन में क्या होता है, एक डाटा को कन्वर्ट कर दिया जाता है एक डिफरेंट ज़बान में, एक डिफरेंट तरह के कॉन्टेक्स्ट में, जो सिर्फ वही कंप्यूटर रीड कर सकता है जिसके पास उसका बाकायदा की हो। जो उसके लिए रेलेवेंट नहीं था, जिसको आपने एड्रेस नहीं किया था, वो उसको नहीं देख सकेगा। अब इस चैप्टर में बहुत सारी बोरिंग IT वाली बातें हैं और इसमें थोड़ा याद करने वाली चीज़ें हैं। हैकर्स वगैरह से कैसे बचें, फिजिकल सिक्योरिटी बेहतर होनी चाहिए, पासवर्ड लगाएं, इनक्रिप्शन लगाएं, ऑडिट ट्रेल्स रखें, ये देखें कि कब सिस्टम में कौन एंटर हुआ था उसका पूरा रिकॉर्ड वगैरह रखें, नेटवर्क लॉग्स रखें अटेम्प्ट्स के जो भी आपके सिस्टम में अनऑथराइज तरीके से आए आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन आ जाए कि एक बंदा आपके सिस्टम को लॉगिन करने की कोशिश कर रहा है। फायरवॉल लगा दें, ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के कम्बिनेशन होते हैं जो कि किसी भी अनऑथराइज एक्सेस को रोकते हैं। फायरवॉल सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर डिवाइस है, कंप्यूटर हमारे सिस्टम और बाहर की दुनिया के बीच में, कि बाहर की दुनिया से लोग अनऑथराइज हमारे सिस्टम में ना घुस जाएं। फॉर एग्जांपल मेरी एक ही डेटाबेस है और एक बहुत बड़ा डाटा वेयर हाउस है और उसके अंदर बच्चों के रिकॉर्ड्स भी हैं और उसके अंदर हमारे कॉलेज के फाइनेंशियल्स भी हैं। अब एक बच्चे को क्लास के लिए हमने अपने सिस्टम में दाखिल तो करना है। अब वो सिस्टम में दाखिल होकर वो लेफ्ट राइट घूमता हुआ गलियों से गुजरता उस डाटा वेयर हाउस में चलते चलते हमारे फाइनेंशियल्स तक पहुँच गया फिर, और उसे पता लग गया कि टीचर कितने ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, या उसे पता लग गया कि कॉलेज तो बेचारा कुछ नहीं कमाता, कॉलेज तो बस गुजारी कर रहा होता है, तो कितनी बेइज्जती वाली बात होगी, कॉलेज तो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। तो आप इस तरह के फिर फायरवॉल लगाते हैं जिससे आप सिस्टम में अनऑथराइज एक्सेस को रोकते हैं। इवन ऑथराइज यूजर्स भी ऑथराइज चीज़ों को एक्सेस कर सकें, वो लेफ्ट राइट ना घुस सकें। तो फायरवॉल जो है वो सस्पिशियस मैसेजेस को इंटरनेट वगैरह से रोक देता है और ऑन स्क्रीन रिपोर्ट दे देता है कि ये किस तरह से बने बनाए फायरवॉल इंटरनेट से मिल जाते हैं, सप्लायर से मिल जाते हैं, आप उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देन कंप्यूटर वायरस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो सिस्टम को वो गड़बड़ करता है। वायरस बेसिकली एक फाइल होती है जो फाइल गलत तरीके से काम करती है और आपके सिस्टम को किसी तरह का नुकसान पहुंचाती है। किताब हमें कुछ वायरसेस की टाइप्स बताना चाह रहे हैं। ट्रोजन हॉर्स छुप के आता है किसी सॉफ्टवेयर वगैरह किसी फाइल के साथ, और आप सामने फाइल चला रहे होते हैं और वो पीछे खामोशी से सिस्टम को जगह जगह से खा रहा होता है। ट्रोजन हॉर्स। वर्म्स क्या होते हैं, ये रेप्लिकेट करते हैं। एक दफ़ा सिस्टम में एक फाइल आ गई, फाइल होगी 10 KB की और वो वायरस होगी। आप कहेंगे यार 10 KB की फाइल है, चलो बाद में एंटीवायरस है इसको रिमूव कर देंगे, डिलीट कर दें, वो दोबारा आ जाती है। अब वो अकेली नहीं आती, वो हर फोल्डर में जाके अपना एक भाई बना देती है, फिर किसी और फोल्डर में जाएगी, फिर वो मल्टीपल फोल्डर्स में मल्टीपल फाइलें रेप्लिकेट होते पता लगता है कि 500 GB का डाटा जनरेट हो जाता है 10-10 KB रेप्लिकेट होके। सिस्टम हैंग हो जाता है, भारी हो जाता है, सी ड्राइव हैवी हो जाती है, फंक्शंस रुक जाते हैं और एक टाइम पे आपका कंप्यूटर कहता है भाईजान छुट्टी करें, हम पागल हो गए। तो ये वर्म। ट्रैपडोर खामोशी से सिस्टम की सिक्योरिटी को बाईपास करके किसी चोर रास्ते से आते हैं और कबाड़ा कर देते हैं। ये अलग अलग नाम है। लॉजिक बम, आपने एक लॉजिक दी हुई होती है, आपने कहा होता है कि जब भी ये इवेंट अकर हो, जब भी एक बंदा इस फाइल पे डबल क्लिक करे फलाना एरर एग्जीक्यूट हो जाए।
लॉजिक कैन बी कि आप कहते हैं कि जैसे ही सिस्टम की मेमोरी 90% को क्रॉस करे फ़ौरन से ये चीज़ एग्जीक्यूट हो जाए, तो वो इस तरह से कर रहे होते हैं। फिर टाइम बॉम्ब्स, टाइम सेट हो जाता है कि जैसे ही इतना टाइम गुजरे, जब भी ये टाइम आए तो खामोशी से वाला वायरस सिस्टम में आ जाए। डेनियल ऑफ सर्विस, सर्विस का इनकार, एक ऐसा वायरस जो कि सिस्टम का यूज़र बेचारा सिस्टम में जा रहा होगा, सामने ब्लू स्क्रीन आ रही होगी, कहेंगे नहीं भाईजान इस सिस्टम को आप एक्सेस नहीं कर सकते, सिस्टम हैंग हुआ हुआ है, सिस्टम चल रहा होगा, लेकिन वो वायरस यूज़र को ही बता रहा होगा कि ये सिस्टम फारिग हो गया है। तो ये वायरस के बारे में उन्होंने कहा कि वायरस जो है वो ज़्यादातर इसमें गलत इंटेंशंस होती हैं और मतलब कई दफ़ा इंटेंशनली जो है वो अनइंटेंशनली सिस्टम में घुस जाते हैं। कुछ लोग जान के करते हैं और कुछ लोग जो है ना आपसे कहेंगे यार यूएसबी में मुझे थोड़ी सी वो फलाना टीचर के लेक्चर देना, वो जो आपने डाउनलोड करके रखे होते हैं, तो आप यूएसबी में जब उसको लेक्चर देने लगते हैं तो उसकी यूएसबी से आपके सिस्टम में वायरस आ जाता है और फिर सत्यानाश हो जाता है। वायरस से बचने के क्या तरीके हैं? आप कुछ अच्छे एंटीवायरस इस्तेमाल करें, आप फ्लॉपी डिस्क और री राइटेबल सीडीज़ को कम यूज़ करें। पता नहीं किस ज़माने की किताब से कॉपी की है, ना इस वक्त फ्लॉपी डिस्कें एग्जिस्ट करती हैं, ना री राइटेबल सीडीज़, इवन अब तो लैपटॉप में सीडी रोम ही नहीं आते। तो ये यूएसबी बोल देते थोड़ा सा अच्छा लगता है, चलो कोई बात नहीं, हम यूएसबी कह लेते हैं। फायरवॉल सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो है वो अनऑथराइज एक्सेस से रोकने के लिए होने चाहिए। सस्पिशियस ईमेल्स को डिलीट कर देना चाहिए ओपन करने से पहले, क्योंकि उसमें खतरनाक हो सकता है मामला। कुछ प्रोसीजर्स होने चाहिए जो स्टाफ को कम्युनिकेट हुए हो कि जब भी कुछ वायरस देखें, कुछ ऐसी फील हो, वो फ़ौरन से बता दें कि क्या गड़बड़ है। आईटी के कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। आईटी के स्टैंडर्ड्स कई दफ़ा आपको बताते हैं, जिस तरह से ऑडिट के स्टैंडर्ड होते हैं, जिस तरह से प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड्स होते हैं, वैसे आईटी के भी स्टैंडर्ड्स होते हैं। आईटी के स्टैंडर्ड आपको एक अच्छा सिस्टम बताते हैं कि इस चीज़ का निज़ाम ऐसे होगा, इस चीज़ का निज़ाम इस तरह से हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास रिले करनी है और हम चाहते हैं कि वो डाउनलोड ना हो, तो हमें कुछ 10 गाइडेंस वो बताएंगे कि आप ऐसे करके ये करो, ऐसे करके ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो अच्छे आईटी के स्टैंडर्ड्स अगर आप यूज़ कर रहे होंगे, जो आईएसओ ने जिस तरह से आईटी सिक्योरिटी सिस्टम स्टैंडर्ड्स वगैरह इशू किए हैं, आप उनको फॉलो करेंगे तो चांसेस हैं कि आप कम से कम अपने आप को एक्सपोज कर रहे होंगे। एप्लीकेशन कंट्रोल हमने कहा था स्पेसिफिक आईटी सिस्टम्स के होते हैं, इनपुट आउटपुट से रिलेटेड। हमने कहा एक अमाउंट ट्रांजैक्शन एंटर हो जिसमें वैल्यू ना एरर आ जाए। हमने एक बच्चे की नाम लिखा और अमाउंट नहीं लिखी, तो सिस्टम फ़ौरन से कहे कि भाई आप ये क्या कर रहे हो। एंटर्ड वैल्यू एक खास हम कोड गलत दे दिया बच्चे का, हमने CRN ऐसा डाला जो कि अभी तक इशू ही नहीं हुआ है कि अपने जनरेट ही नहीं करना शुरू किया, हमने 7-8 डिजिट का CRN डाल दिया, सिस्टम एतराज़ करे। कंट्रोल्स के हवाले से कंट्रोल्स जितने अच्छे हों उतना बेहतर है। आपकी कंट्रोल्स की मॉनिटरिंग हर वक्त रहनी चाहिए। एक कॉन्सेप्ट होता है उसको हम कहते हैं आईटी ऑडिट। फॉर एग्जांपल अगर हम एक आईटी का बिजनेस कर रहे हैं तो हमें अपना आईटी ऑडिट कंडक्ट करना चाहिए। जिस तरह से फिजिकल चीज़ों का एक फिजिकल ऑडिट होता है, इस तरह आईटी का एक आईटी ऑडिट भी। हमारे आईटी के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, फिजिकल सिस्टम को देखें, टेक्नोलॉजी को देखें, हमारा रिले करने के मैकेनिज्म को देखें और फिर हमें बताएं कि आपके ये प्रॉब्लम्स है। आप हो सकता है हर 3 साल बाद एक दफ़ा आईटी ऑडिट करवा लें, हो सकता है आप हर 6 महीने बाद अपने कभी एक डिपार्टमेंट, कभी दूसरे डिपार्टमेंट, कभी तीसरे डिपार्टमेंट का। तो ये आईटी ऑडिट फाइनेंशियल ऑडिट की तरह नहीं है जो बताए कि आपके अकाउंट्स में क्या घपले हैं, ये बताए कि आपके कंट्रोल्स में क्या घपले हैं, आपके कंट्रोल्स में कहाँ कहाँ चीज़ें वो हैं। तो आप अपना एक आईटी डिपार्टमेंट भी सेट कर सकते हैं जो हर वक्त ही ऑडिट करता रहे। आप बाहर से किसी इंडिपेंडेंट ऑडिटर को भी हायर कर सकते हैं कि आप आएँ और आप देखें। तो ऑडिटर देखेंगे आपके सिस्टम में क्या रिस्क हैं, वो आपके कंट्रोल्स को देखेंगे, फिर चेक करेंगे आपके कंट्रोल्स मजबूत हैं या नहीं है, और फिर आपको बताएंगे कि आपके कंट्रोल्स में क्या वीकनेसेस हैं। आइडियली कुछ एक्सेप्शन रिपोर्टिंग होनी चाहिए, पीरियोडिक, डेली, वीकली या मंथली। जो कंट्रोल फेलियर है वो सामने आना चाहिए, उन कंट्रोल फेलियर से क्या नुकसान हुआ है और क्या क्या न्यू कंट्रोल सजेस्ट हो सकते हैं। अगर मेरा अपना इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, अगर मेरे अपने आईटी के लोग हैं, तो वो हर वक्त देखते रहें कि कौन कौन से कंट्रोल्स हमारे सही काम नहीं कर रहे और कौन से कंट्रोल बेहतर किए जा सकते हैं। आईटी कंट्रोल्स की मॉनिटरिंग बेहतर की जा सकती है अगर मैनेजमेंट वाले जब जब गड़बड़ हो उस पर एक्शन लें। अगर गड़बड़ होती है बार बार और मैनेजमेंट वाले एक्शन नहीं लेते तो फिर लोग समझ जाएंगे कि ईजी है काम। कॉलेज की लेक्चर चोरी हुई, कॉलेज ने एक्शन नहीं लिया, बच्चों ने कहा लो मसले कोई नहीं, इसका मतलब है जितना मर्जी चोरी करो। तो जब एक्शन लिए जाते हैं तो लोगों को नज़र आता है दे आर सीरियस और फिर उस तरह की एक्शन को दोबारा रिपीट नहीं करते। इन सारी चीज़ों में एंड पे हमारे पास आता है कॉबिड, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव, C फॉर कंट्रोल, OB फॉर ऑब्जेक्टिव, और आईटी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टेक्नोलॉजी आईटी। हालांकि इसकी एब्रीविएशन डिफरेंट बन सकती थी लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती उसको एक जो है ना वो कॉबिड किया है। देखें फ़र्ज़ करें एक फ़िज़िकल कॉलेज है, फ़र्ज़ करें हमारे फ़िज़िकल कॉलेज है और हम पहली दफ़ा ऑनलाइन में जाने लगे हैं। हमें नहीं पता ऑनलाइन में क्या क्या एहतियात होती है,
हमें नहीं पता ऑनलाइन एडमिशन्स में क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो होने चाहिए, हमें नहीं पता ऑनलाइन वीडियो कैसे रिले होनी चाहिए, हमें नहीं पता ऑनलाइन जो है वो बच्चों को एक्सेस कैसे मिलती है, हमें नहीं पता ऑनलाइन टेस्टिंग के लिए क्या रूल्स होने चाहिए, हमें नहीं पता यूज़र नेम कैसे क्रिएट करने हैं, हमें नहीं पता उनको पासवर्ड कैसे देने हैं, हमें बहुत सारी बातें नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल, तो हम बने बनाए एक फ्रेमवर्क को फॉलो करेंगे विच इज़ कॉबिट। कॉबिट क्या है? कॉबिट एक बहुत बड़ा वो सिस्टम है जो कि तकरीबन 32 के करीब बड़े सिस्टम्स को आपस में इकट्ठा करता है। फॉर एग्जांपल, परचेजेस से रिलेटेड क्या क्या आईटी हो सकती है और क्या क्या एहतियात हो सकती है, सब कुछ बना दिया। फॉर एग्जांपल, सेल से रिलेटेड क्या क्या एहतियात हो सकती है वो बता दिया। फॉर एग्जांपल, इन्वेंट्री या वेयर हाउस से रिलेटेड आईटी में क्या क्या चीज़ें ऐड हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें एक जगह स्टैंडर्ड्स के तौर पे बता दी। तो अब होगा ये कि बजाय इसके कि मैं 10 साल तक तजर्बे करते करते 10 साल बाद कहूँ अब मेरे आईटी के सिस्टम बड़े अच्छे बन गए, अब मेरे मसले नहीं होते, वाई नॉट कि मैं आज अगर एक नया इदारा हूँ तो मैं कॉबिट को फॉलो कर लूँ। कॉबिट एक मॉडल है जो मॉडल आपको अलग अलग प्रोसेसेस के कुछ आइडियल स्टेप्स बताता है कि आपने क्या करना है, किस तरह से करना है। तो कॉबिट का पर्पज़ है मैनेजमेंट प्रोवाइड करे और मैनेजमेंट और प्रोसेस ओनर को एक आईटी गवर्नेंस का मॉडल दे जो बताए कि कहाँ कहाँ क्या रिस्क है और आपने उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो बताएंगे कौन कौन सी चीज़ों पे क्या चेक एंड बैलेंस होने चाहिए, कौन सी रिपोर्ट किसके पास जानी चाहिए, कौन से काम को आप किस तरह से देखेंगे, किस चीज़ को कैसे ऑथराइज होना चाहिए। तो ये अथॉरिटेटिव अप टू डेट कंट्रोल फ्रेमवर्क देता है। बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं जिनके पास आप जाते हैं, आप कहते हैं आप हमें कॉबिट इंप्लीमेंट कर दें, वो कॉबिट का फ्रेमवर्क पकड़ेंगे, आपके इदारे की नीड देखेंगे और उसके हिसाब से उसको टेलर करके आपके पास फिट कर देंगे। अगर आपने प्रॉपर लाइसेंस लिया हुआ है तो जो कॉबिट ने पीछे से वर्किंग करते हुए जो भी स्टैंडर्ड्स अपडेट किए होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। जस्ट लाइक ईआरपी, जैसे ईआरपी सिस्टम लोग लगा के देते हैं जी, ओरेकल है, एसएपी है, और उसके बाद आप एक इंटरनेशनल मॉडल आपके इदारे के हिसाब से कस्टमाइज हुआ हुआ आपको मिल जाता है। तो जो बिजनेस प्रोसेस और टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं वो इसको इस्तेमाल करेंगे। टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या जो लोग टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करते हैं रेलेवेंट रिलायबल इन्फॉर्मेशन के लिए, उनके लिए ये कॉबिट का निज़ाम है। तो ये एंटरप्राइज वाइड इन्फॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें पर्सनल कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, आपके इदारे के सारे सिस्टम, सारे नेटवर्क, सारे कंट्रोल, सारे इन्फॉर्मेशन सिस्टम, उन सबका एक कंप्रीहेंसिव निज़ाम है कॉबिट। पेपर में रट्टे वाले सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि इस चैप्टर में एक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की टाइप था, अगर उसके बाद अगर उनका बहुत मूड बनता है तो ये जो सिक्योरिटी वाली बातें काफ़ी अहम है। और कॉबिट चूंकि थोड़ा खुश सा कॉन्सेप्ट है और अक्सर बच्चों को नहीं समझ आएगा, तो कॉबिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। यानी इस चैप्टर से अगला सवाल अगर बने तो वो आइडियली कॉबिट का बनना चाहिए या कोई फिजिकल एप्लीकेशन कंट्रोल्स वगैरह जो टाइप की चीज़ें हैं उसमें से बनना चाहिए असूलन। डन। तो दैट वॉज ऑल अबाउट फ्रेमवर्क है। यानी कि यूँ समझे बहुत सारे अलग अलग एरियाज़ के स्टैंडर्ड्स को एक जगह इकट्ठा कर दें। जैसे IFRS है ना, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स है, उसमें इन करंट एसेट्स की भी स्टैंडर्ड है, नॉन करंट की भी स्टैंडर्ड्स हैं, इम्पेयरमेंट की क्या वर्किंग होगी, इन्वेंट्री को कैसे करेंगे। तो IFRS एक पूरा फ्रेमवर्क है, तो कॉबिट उस तरह का एक फ्रेमवर्क है और उसके अलग अलग प्रोसेसेस हैं। डन। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं।